फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सप्लाई और डिमांड ही एकमात्र स्ट्रेंथ है जो किसी पर्टिकुलर एसेट की प्राइस निर्धारित करती है। बहुत सारे ट्रेडर शेयर बाजार के कामकाज को जटिल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम एसेट की सप्लाई और डिमांड की गतिशीलता को समझते हैं तो हम इससे आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सप्लाई और डिमांड का उपयोग कैसे करें ताकि अच्छे सेटअप ढूंढ सके और उनका ट्रेड कर सके। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। सप्लाई और डिमांड ट्रेड इतना शक्तिशाली है कि यह आपको हाई पॉसिबिलिटी वाले चेंज को देखने और मूव को सटीक एंड तक राइड करने की अनुमति देता है। इसलिए हाल के वर्षों में यह ट्रेड के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक बन गया है। लेकिन सप्लाई और डिमांड क्यों काम करती है? जब हम सप्लाई और डिमांड के बारे में बात करते हैं तो हम मैंडेटरी फॉर्म से बड़े इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जो बड़ी क्वांटिटी में खरीदते और बेचते हैं। हम छोटे रिटेल ट्रेडर्स के फॉर्म में बाजार को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। डिमांड और सप्लाई की गतिशीलता में ये बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो बाजार को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनके लिए समस्या यह है कि वे एक ही ऑर्डर में निश्चित क्वांटिटी में शेयर नहीं खरीद सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो एसेट की प्राइस आसमान छू जाएगी और उनके ऑर्डर बहुत महंगी प्राइस पर भर जाएंगे। इसलिए वे अपनी स्थिति को छोटे भागों में डिवाइड करते हैं और जब एसेट उनकी डिजायर्ड प्राइस के करीब आती है तो खरीद लेते हैं। इस इमेज को देखें। बता दें कि एक निश्चित हेज फंड इस प्राइस पर 10 मिलियन वैल्यू के शेयर खरीदना चाहता है। इसलिए वे अपनी स्थिति को 3 भागों में बांटते हैं। वे यहां 4 मिलियन वैल्यू के शेयर खरीदते हैं जो प्राइस को ऊपर की ओर धकेलते हैं। लेकिन जल्द ही प्राइस उनके प्रवेश के करीब आ जाती है। इसलिए वे यहां और 3 मिलियन वैल्यू के शेयर खरीदते हैं। और एंड में वे इस फॉल पर और 3 मिलियन वैल्यू के शेयर खरीदते हैं। इसलिए अब उन्होंने स्टॉक की प्राइस एक्शन में ऑब्स्टेकल डाले बिना एक ही प्राइस पर 10 मिलियन वैल्यू के शेयर सफलतापूर्वक खरीदे हैं। इस वीडियो के लिए हमारा लक्ष्य यह सीखना है कि सप्लाई और डिमांड एरियाज की पहचान कैसे करें और उनका ट्रेड कैसे करें। तो सबसे पहले हम डिमांड एरियाज की पहचान करके शुरू करते हैं। डिमांड एरिया की पहचान करने के लिए हमें 2 स्टेप्स का पालन करना होगा। सबसे पहले हम प्राइस में एक बड़े और तेज कदम की तलाश करेंगे। दूसरे शब्दों में, हम लगातार बड़ी हरी कैंडलस्टिक्स के साथ ऊपर की ओर बढ़ने की तलाश कर रहे हैं। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कदम है। यहाँ हम कुछ बड़ी हरी कैंडलस्टिक्स देखते हैं जो एक खड़ी मूव के फॉर्म में दिखाई देती हैं। जब आप उनके आकार की तुलना इन पिछली कैंडलस्टिक्स के आकार से करते हैं तो हम क्लियर फॉर्म से कह सकते हैं कि ये कैंडलस्टिक्स पिछली कैंडलस्टिक्स की तुलना में बहुत बड़ी है। तो पहला कदम पूरा हो गया है। हमने सफलतापूर्वक एक स्ट्रॉन्ग कदम की पहचान की है। स्टेप 2 मूव की उत्पत्ति की पहचान करना है। एक्चुअल फॉर्म से मेरा मतलब है कि हमें इस कैंडल से शुरू की गई इस पर्टिकुलर मूव की शुरुआत का पता लगाने की जरूरत है। तो हम इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करेंगे। इन दोनों लाइनों के बीच का एरिया डिमांड एरिया बन जाएगा। इसलिए जब प्राइस एरिया का टेस्ट करने के लिए वापस आती है तो प्राइस जल्दी से डिमांड एरिया में सपोर्ट पाती है और प्राइस अधिक बढ़ जाती है। आइए अब सप्लाई एरिया की पहचान करने के स्टेप्स को देखें। बिल्कुल डिमांड जोन की तरह सप्लाई एरिया को भी 2 स्टेप्स का उपयोग करके पहचाना जा सकता है। पहला कदम एक स्ट्रॉन्ग और तेज गति की तलाश करना है जिसमें बड़ी लाल कैंडलस्टिक्स हों। इस चार्ट पर हमारे पास यहाँ एक स्ट्रॉन्ग फॉल है। यहाँ हम बाद में बनी बड़ी लाल कैंडलस्टिक्स देखते हैं। इन कैंडलस्टिक्स के आकार को देखें और कैंडलस्टिक्स से उनकी तुलना करें इससे पहले कि हम क्लियर फॉर्म से यह कंक्लूजन निकाल सकें कि ये कैंडलस्टिक्स पिछले वाले की तुलना में बहुत बड़ी है। इसलिए हमने क्लियर फॉर्म से एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव की पहचान की है। दूसरा स्टेप उस एरिया का पता लगाना है जहां से नीचे की मूव शुरू हुई थी। हमारे मामले में हम देखते हैं कि इस कैंडल से मूव शुरू हुई। इसलिए हम इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई और लो को मार्क कर सकते हैं और उनके बीच का एरिया सप्लाई एरिया बन जाएगा। इसलिए जब प्राइस इस एरिया में वापस आती है तो उसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिलती है और यह तुरंत एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव बनाने के लिए रिवर्स हो जाती है।
इस पॉइंट पर मुझे यह बताना चाहिए कि सभी सप्लाई और डिमांड एरिया समान नहीं है, कुछ दूसरों की तुलना में स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एरियाज में लो लिखित पर्टिकुलरताएं हैं। नंबर 1, जोन की स्ट्रेंथ उसके द्वारा किए जाने वाले कदम से निर्धारित होती है। बड़े और स्ट्रॉन्ग मूव वाले एरिया छोटे मूव वाले एरियाज की तुलना में अधिक शक्तिशाली होंगे। नंबर 2, नए और अधिक हाल के एरिया उन एरियाज की तुलना में अधिक शक्तिशाली होंगे जो पुराने हैं और बहुत समय पहले बनाए गए थे। नंबर 3, अछूते एरिया टेस्ट किए गए एरियाज की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग है। सप्लाई और डिमांड एरिया बनाना एक बहुत ही सब्जेक्टिव काम है, इसलिए जैसे जैसे आप अधिक अभ्यास करेंगे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। इसलिए हमने सीखा है कि सप्लाई और डिमांड एरियाज की पहचान कैसे करें। अब हम सीखेंगे कि इनका ट्रेड कैसे किया जाता है। आइए एक डिमांड एरिया पर ट्रेड करके शुरू करें। इस चार्ट को देखें। यहां हम क्लियर फॉर्म से देख सकते हैं कि इन लगातार बड़ी हरी कैंडलस्टिक्स को बनाकर प्राइस ने यहां एक स्ट्रॉन्ग और तेज कदम उठाया। अब हम पाते हैं कि जिस कैंडल ने ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया वह पहली कैंडल है जिसने ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया, इसलिए हमने इस कैंडल के हाई और लो को मार्क किया और बीच का एरिया हमारा डिमांड एरिया बन गया। प्रवेश बहुत सरल है। हम डिमांड एरिया के ऊपर खरीद आदेश देंगे, इसलिए जैसे ही प्राइस डिमांड एरिया से टकराती है हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। हम अपने स्टॉप लॉस को डिमांड जोन से नीचे रखेंगे और हम अपने लक्ष्य को 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर रखेंगे। इस स्ट्रॉन्ग तेजी के बाद प्राइस डिमांड एरिया का टेस्ट करने के लिए वापस आती है। यह डिमांड एरिया को छूता है और हमारा ऑर्डर भर जाता है। हमारे प्रवेश के बाद प्राइस ने हमें स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया। आइए अब हम सप्लाई एरिया पर सेलिंग ट्रेड को देखें। यहां हम क्लियर फॉर्म से एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव की पहचान कर सकते हैं। मूव काफी तेज थी और इसने बड़ी लाल कैंडलस्टिक्स की तुलना इन लाल कैंडलस्टिक्स की पिछली कैंडलस्टिक्स से की। हम क्लियर फॉर्म से देख सकते हैं कि ये कैंडलस्टिक्स बहुत बड़ी थी। तो हम इस कदम की उत्पत्ति पाते हैं। यहां पहली कैंडल है जिसने नीचे की ओर बढ़ना शुरू किया, तो हम इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हैं। इन दो लाइनों के बीच का एरिया हमारा सप्लाई जोन बन जाता है, इसलिए हम सेलिंग जोन को सप्लाई जोन के नीचे रखते हैं और अपने स्टॉप लॉस को सप्लाई जोन से ऊपर रखते हैं। हम अपने टारगेट को 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर रख सकते हैं। डाउन मूव के बाद कीमत एक पुलबैक बनाती है और सप्लाई जोन का टेस्ट करती है। यह कैंडल हमारे ऑर्डर को गति प्रदान करती है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सप्लाई जोन को छूने के बाद कीमत में एक मजबूत गिरावट आती है, इसलिए हमने लाभ में ट्रेड को सफलतापूर्वक बंद कर दिया। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे भविष्य के किसी भी वीडियो को मिस न करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।